मित्रों, मीडिया क्वार्टरली कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 196वीं 196 कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम हमारी इस यात्रा को शुरू करने के पहले, हर एपिसोड के पहले सरस्वती वंदना की एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति करते हैं और इसके लिए सदा की भांति मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका सिंह को। प्रियंका जी भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। साथ ही अपने इंस्टीट्यूट के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी आप वहां की जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने रेडियो प्रसारण में अपना मास्टर्स उपाधि प्राप्त की और उसके बाद रेडियो इंडस्ट्री के साथ आपका जुड़ाव रहा। आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही तथा अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के साथ भी आपकी सक्रिय सहभागिता रही। शिक्षण में आने के बाद आप अध्यापन के साथ साथ लेखन के साथ भी संबद्ध रही हैं और आपके शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। हाल ही में आप एक पत्र जो शोध पत्र है रेडियो पॉडकास्टिंग, जो आप जिस पर आप पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं, स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। Thank you so much, sir, for this beautiful introduction. So by this, we are pleased to welcome you all in this our 196 webinar of Media Webinar Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal, considered as a lighthouse of media professional, and Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, which is a 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So today we are going to discuss about digital shift of PR, that is more marketing than less PR. So before moving ahead, let's remember Maa Saraswati through this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। Thank you so much, sir. By this, I welcome Shekhawat sir in this webinar, sir. Thank you, sir. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का हमारा विषय है डिजिटल शिफ्ट ऑफ पीआर, मोर मार्केटिंग लेस पीआर। और आज के जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर है डॉक्टर रतन सिंह शेखावत, आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध कि डॉक्टर रतन सिंह शेखावत का ई बुके से, चूंकि आभासी मंच है, स्वागत सत्कार आतिथ्य की हमारी परंपरा, उसी परंपरा का आभासी ढंग से निर्वहन करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका जी से अनुरोध कि ई बुके से डॉक्टर रतन सिंह शेखावत का स्वागत, अभिनंदन करें। थैंक यू प्रियंका जी। छोटा सा प्रयास इस उम्मीद में कि जैसे फूलों की खुशबू अपने उस पूरे उद्यान को महका देती है, उसी प्रकार
ये हमारा ई बुके, ई फ्लावर्स, इनकी उस खुशबू का एहसास करना पड़ेगा। वो जो आपका एहसास है एक विचार के रूप में दुनिया भर में प्रसारित हो। और हमने 5 वर्ष पहले जो ये संकल्प लिया था कोविड की पृष्ठभूमि में इस विचार यात्रा को शुरू करने का, कि मीडिया से और समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए विषयों पर हम एक विचार श्रृंखला प्रारंभ करें, ऐसे दौर में जब सब कुछ थम सा गया था, भविष्य अनिश्चित था, हम लोग चिंतित थे कैसे हमारा करियर और भविष्य आगे बढ़ेगा। ऐसे दौर में ये जो विकल्प हमको मिलता है, इससे हमने इस यात्रा को शुरू किया और ये यात्रा आज 196 कड़ी पर पहुंच रही है और जल्दी ही हम डबल सेंचुरी लगाने जा रहे हैं। 500 से अधिक एक्सपर्ट्स हमारे इस वेबिनार श्रृंखला से जुड़ चुके हैं। ये केवल आयोजन औपचारिक मात्र नहीं है, हम ये सारी प्रोसीडिंग, सारे डेलिब्रेशंस को रिकॉर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, ताकि ऑनलाइन ऑफलाइन के इस दौर में हम अपनी सुविधा के अनुसार, हो सकता है निर्धारित समय पर आप न जुड़ पाए किसी कारणवश, अन्य प्राथमिकताओं के कारण, तो आप अपनी समय और सुविधा के अनुरूप जब चाहे इन सारे विचारों को सुन सकते हैं। और जो विचार आपके मन में उभरे, हमारा अनुरोध है कि हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी टिप्पणियों से और हमें मार्गदर्शन दें, लाभान्वित करें, और ये जो चर्चा है वो निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। तो इस अभियान के साथ जुड़िए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और communicationtoday.net ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पर कम्युनिकेशन टुडे के 29 वर्षों के सारे अंक उपलब्ध हैं। यह हमारा 30वां वर्ष है, नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। अनेक हमने लगभग 13 विशेषांक हमने प्रकाशित किए हैं और 100 स्वतंत्र वेबिनार्स का आयोजन अपने मन से करके 101 का जो हमारा आयोजन था, भारतीय विद्यापीठ के एक आयोजन में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। वहां के निदेशक प्रोफेसर एम.एन. होड़ा की पहल पर एक MOU हमने साइन किया और तब से भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे संयुक्त रूप से इस मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर होड़ा ने जिस तरह से अपने नेतृत्व से भारतीय विद्यापीठ को मीडिया, लॉ, मैनेजमेंट आदि कुछ प्रमुख विषयों में एक प्रोफेशनली एनरिच इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया है, क्योंकि मीडिया विभाग से मेरा जुड़ाव रहा, लगभग 20-22 शिक्षकों की, युवा शिक्षकों की टीम, और जिस तरह से मीडिया कर्मियों की एक नई पौध को तैयार कर रहे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का आपका अपना एक न्यूज़ चैनल, रेडियो, तो जिस तरह से आपने काम किया है विशेषकर NCR के क्षेत्र में, उसकी अपनी विशेष पहचान है। तो जैसा मैंने कहा कि आज का जो विषय अपना है, डॉक्टर रतन सिंह शेखावत उस पर बात करेंगे। मैं पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ी सी बात इस विषय पर करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, विषय अपन ने रखा है डिजिटल शिफ्ट ऑफ PR, मोर मार्केटिंग लेस PR। डिजिटल शिफ्ट, अधिक मार्केटिंग, कम जनसंपर्क। तो डिजिटल युग में जनसंपर्क की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन ने हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है, तो हालांकि जनसंपर्क का जो परिदृश्य है वो अप्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता था। जनसंपर्क का मूल उद्देश्य किसी दौर में था संगठन और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके हितधारक हैं, उनके बीच में एक विश्वास, संवाद और दीर्घकालीन संबंध को स्थापित किया जाए। परंतु आज डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स और तुरंत परिणाम, क्विक रिजल्ट्स, उसकी होड़ में PR को उन्होंने एक हद तक मार्केटिंग में बदल दिया है। और यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं हम महसूस कर सकते हैं। जहां रिलेशनशिप बिल्डिंग को पहले महत्व दिया जाता था, संबंधों का निर्माण हमारी प्राथमिकता में था, वहीं अब उसकी जगह रीच और कन्वर्जन ने ले ली है। ये बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हम आज के PR में देख सकते हैं। परंपरागत जनसंपर्क में संवाद की एक गहराई थी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, उस पर कहीं हम अधिक ध्यान देते थे। सामाजिक उत्तरदायित्व हमारी प्राथमिकताओं में रहता था।
प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफिंग, फीचर स्टोरीज, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप CSR कहते हैं, सामुदायिक सहभागिता, ये सारे के सारे पीआर के एक महत्वपूर्ण औजार थे और जिनके बारे में क्लासरूम से लेकर के पीआर के फील्ड जो है, प्रैक्टिकल फील्ड जो है, वहां भी विस्तार से चर्चाएं होती थी, उन पर बहस होती थी और वो हम प्राथमिकता में रखते थे। लक्ष्य था एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग का, सकारात्मक छवि निर्माण का, और संकट के समय कैसे हम उस विश्वसनीयता को, उस भरोसे को कायम रख सके। लेकिन डिजिटल शिफ्ट के बाद हमारी प्राथमिकताएं तेजी से बदलने लगी और अब ध्यान इस बात पर दिया जाने लगा कि कितने लाइक्स, कितने शेयर, हमारा जो भी पोस्ट है या जो हम कहना चाहते हैं उसे कितने लोगों ने शेयर किया है, साझा किया है, कितने क्लिक उस पर हुए हैं और कितनी सेल बढ़ी है। तो अब देखिए अब किस तरह से ये बदलाव है, ये देखने में आ रहा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमारे देश में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स जिसे आप ट्विटर कहा करते थे, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। तो जनसंपर्क में मोटे मोटे रूप में इन प्लेटफॉर्म्स का अधिक उपयोग किया जाता है, जहां जिन माध्यमों से इसे एक रियल टाइम कम्युनिकेशन में बदल दिया गया है। यह परिवर्तन सकारात्मक भी है क्योंकि सीधे अब आप अपने दर्शक के साथ, आपका जो लक्षित समूह है उसके साथ आप संवाद कर सकते हैं। लेकिन इस तात्कालिकता ने पीआर को कंटेंट मार्केटिंग में बदल दिया है। आज पीआर कैंपेन जो चलाए जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान जो चलाए जा रहे हैं, उनका स्वरूप इस तरह का हो गया है कि वस्तुतः जो ब्रांड प्रमोशन या प्रोडक्शन है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बजाय स्टोरी टेलिंग के सेलिंग स्टोरी बन करके रह गए हैं। डिजिटल एनालिटिक्स ने भी इस बदलाव को और अधिक प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है। पहले पीआर की सफलता को दीर्घकालीन प्रतिष्ठा और मीडिया कवरेज की गुणवत्ता से हम विश्लेषित करते थे, इवैल्यूएट करते थे। अब उसके पैरामीटर, मानदंड, मापदंड बदल गए हैं। इंप्रेशन, एंगेजमेंट रेट, कन्वर्जन रेट, ट्रेडिंग हैशटैग और इन्फ्लुएंसर सहयोग। तो इसका परिणाम क्या हुआ? पीआर प्रोफेशनल जो थे वो भी, उन पर भी एक तरह से मार्केटिंग जैसी जो उपलब्धियों का दबाव है वो बढ़ने लगा और यह प्रेशर कभी कभी रणनीतिक संवाद की गहराई को कम कर देता है। इन्फ्लुएंसर संस्कृति ने भी इस प्रवृत्ति को मजबूत किया है। ब्रांड अब पत्रकारों या पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से अपनी इमेज को बना रहे हैं। बल्कि कुछ राज्य सरकारों ने तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी विज्ञापन देना शुरू किया है और वो चाहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको प्रसारित करें। तो इन्फ्लुएंसर्स भी एक तरह से आपके जीवन में कहीं प्रवेश कर गए हैं। यहाँ संवाद की जगह प्रमोशनल कंटेंट प्रमुख हो गया है। ऐसे में जनसंपर्क की जो मूल आत्मा है, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, हम बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के काम करें, कभी कभी इन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब पीआर और विज्ञापन की रेखाएं बहुत धुंधली हो जाएंगी तो उपभोक्ता के लिए अंतर करना कठिन हो जाएगा कि वो जानकारी है या केवल मात्र प्रचार। हालांकि यह कहना पूरी तरह उचित नहीं होगा कि डिजिटल शिफ्ट ने पीआर को नकारात्मक दिशा में ही धकेल दिया है। वास्तव में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जनसंपर्क को कहीं लोकतांत्रिक और पारदर्शी भी बनाया है। अब किसी संगठन की छवि केवल प्रेस रिलीज से नहीं बनती है। उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन रिव्यू और सोशल मीडिया चर्चाओं में भी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। यह पारदर्शिता संगठनों को अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी बनने के लिए भी कहीं प्रेरित करती हैं। क्राइसिस कम्युनिकेशन में डिजिटल माध्यम त्वरित प्रतिक्रिया के अवसर उपलब्ध कराते हैं आपके लिए, जहां अफवाहों और गलत सूचनाओं पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए भी प्रयास किया जाना संभव हो गया है। लेकिन चुनौती क्या है? चुनौती है कि क्या पीआर अपनी मूल पहचान को बनाए रख पा रहा है? यदि जनसंपर्क केवल बिक्री बढ़ाने के उपकरण रह गए तो उनकी सामाजिक और नैतिक भूमिका का क्या होगा? पीआर केवल प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करना नहीं, बल्कि संगठन और समाज के बीच एक संतुलन कायम करना भी है। सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशीलता, कॉर्पोरेट नैतिकता और दीर्घकालीन विश्वास निर्माण, ये सभी पहलू उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने डिजिटल एंगेजमेंट है। भविष्य का जनसंपर्क संभवतः संतुलित मॉडल की मांग करेगा।
जहां डिजिटल टूल्स का प्रभावी उपयोग हो, लेकिन संबंधों की गहराई और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज न किया जाए। डेटा ड्रिवन रणनीति और मानवीय संवेदना का संयोजन ही पीआर को उसकी वास्तविक शक्ति, सामर्थ्य और ताकत प्रदान करेगा। संगठनों को यह समझना होगा कि समझना होगा कि जो मार्केटिंग की का तात्कालिक परिणाम है, लेकिन जनसंपर्क एक दीर्घकालीन प्रतिष्ठा का आधार बनाता है, उसकी आधार भूमिका तैयार करता है। अंततः डिजिटल शिफ्ट नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह अवसर भी है तो चुनौती भी है। यदि पीआर पेशेवर मार्केटिंग की चमक में अपनी मूल भूमिका से हट जाते हैं तो पेशे की पहचान के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन यदि वे तकनीक को साधन बनाकर संवाद की आत्मा को जीवित रखें तो डिजिटल युग में जनसंपर्क पहले से अधिक प्रभावशाली बन सकता है। इस पृष्ठभूमि में क्योंकि आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रतन सिंह शेखावत, उनका लंबा अनुभव पीआर इंडस्ट्री के साथ रहा है, बिजनेस जर्नलिज्म के साथ वो जुड़े हुए रहे हैं। वो एक ऐसे मीडिया अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या मैं यूं कहूं कि ऐसे एक सशक्त ऊर्जावान व्यक्तित्व है जो पिछले 1-1.5 दशक से इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और शोध अनुसंधान में उसके साथ जुड़े हुए हैं। पीआर इंडस्ट्री के बाद वो मीडिया टीचिंग के साथ जुड़ते हैं, तो उन्होंने इस पूरे बदलाव को एक तरह से बहुत निकटता से देखा है। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने लगभग इसी थीम पर, जनसंपर्क और डिजिटल मीडिया, इसी पर आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इससे पूर्व उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से जनसंचार में अपना पीजी की डिग्री प्राप्त की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से आपने अपना डिप्लोमा और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो वहां से प्राप्त की थी। अकादमिक जीवन या एकेडमिक क्षेत्र में आने से पहले आप 1 दशक तक सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े रहे। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में आपने एक पत्रकार के रूप में काम किया, अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आर्थिक पत्रकारिता, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपका एक रुचि का क्षेत्र रहा है और आपने बहुत सारे लेख प्रकाशित किए हैं आर्थिक पत्रकारिता और उससे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर। इसी तरह से अखबार में काम करने के बाद आपका फिर परिवर्तन आता है करियर में और अब राजस्थान सरकार में सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के रूप में एक लंबा अनुभव आपको रहा, तो आपने जनसंपर्क को भी बहुत निकटता से देखा। तो इस प्रशासनिक और व्यावहारिक अनुभव के बाद आपकी एंट्री होती है टीचिंग में। उसका जब व्यावहारिक समझ विकसित हुई तो फिर आप टीचिंग की ओर आते हैं और वर्तमान में हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो जयपुर में खुली है, वहाँ आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उनकी शोध रुचि का प्रमुख क्षेत्र डिजिटल क्रांति का पत्रकारिता और जनसंपर्क पर प्रभाव है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों कार्यशालाओं में आपकी सहभागिता रही है और उनके शोध कार्य विभिन्न राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। संयोग से कम्युनिकेशन टुडे को भी सौभाग्य मिला है उनके आलेखों को प्रकाशित करने का। डॉक्टर शेखावत हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक समन्वयक, मीडिया अध्ययन विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष और छात्र कल्याण के कार्यकारी अधिष्ठाता, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल के समन्वयक, मीडिया प्रभारी, IQAC के सदस्य, विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष और एलुमनाई सेल के समन्वयक और स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर शेखावत अकादमिक उत्कृष्टता, प्रशासनिक दक्षता और मीडिया के व्यावहारिक अनुभव का संतुलित संगम प्रस्तुत करते हैं। उनका व्यक्तित्व शोध, शिक्षण और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे जो सिद्धांत या हम पक्षों की बात करते हैं उनका एक समन्वित उदाहरण है। मैं डॉक्टर शेखावत से अनुरोध करूंगा कि ये जो बड़ा रोचक विषय है जो आपने विषय दिया बातचीत करने का, ये बहुत रोचक है और किस तरह से इस डिजिटल दुनिया ने हमारे पीआर को बदला है। जो कुछ आपने शोध किया, अनुसंधान किया और आपका अनुभव है, वो अनुभव हमारे साथ साझा करें भाई डॉक्टर रतन सिंह शेखावत। धन्यवाद सर, आपने बड़ा विशद परिचय कराया, लेकिन आपके लिए हम एक तरह से तो विद्यार्थी हैं, और जब विद्यार्थी एक तरह से क्या, जब मैं IIMC में पढ़ रहा था तो उन दिनों आपकी किताबें वहाँ पे बहुत सारी
मिलती थी और प्रोफेसर कहते थे कि भाई जिसको हिंदी में ज़्यादा रुचि हो तो वहाँ से पढ़ लेना, और वो आपकी कुछ किताबें हमने पढ़ी, और ये सौभाग्य कि आपके साथ काम करने का अवसर भी मिला राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो आपके इन अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे जुड़े हुए सभी साथी, प्रियंका जी, प्रोफेसर हुड्डा भी आई थिंक जुड़े होंगे, मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जिन लोगों को मैं जुड़ नहीं पाता हूँ वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों को यूट्यूब पर और बाकी फेसबुक पर कई जगह आप लोगों से भेंट होती रहती है, मैं देखते रहता हूँ। तो आप लोगों ने ये अवसर दिया, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें जो मुझे मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं शेयर करूं। और जनसंपर्क को एक प्रोफेशन के रूप में मैंने भी तब ज़्यादा गहराई से समझा जब मैं खुद उससे जुड़ा, और जर्नलिस्ट के तौर पे रहने के बाद में और फिर उसको एज ए पीआरओ अनुभूत करने के बाद में यो लगा कि ये दोनों फील्ड, जर्नलिस्ट और पीआरओ, दो अलग अलग छोर पे होते हुए भी पूरक हैं, और ये पूरा जो रिलेशन है इन लोगों का एक ट्रस्ट पर निर्भर है, एक विश्वास से बंधी हुई डोर पर है। तो आगे चलकर मुझे ये भी अनुभव हुआ कि क्या अगर जनसंपर्क इतना एक एक पेशे के रूप में इतना विख्यात है, प्रख्यात है, और चाहे उसके बारे में अलग अलग तरह के, जैसे एक नकारात्मक पहलू भी लोग उसका पेश करते हैं कि जनसंपर्क वाले लोग खबरें रोकने का काम करते हैं, या मार्केटिंग के लिए ज्यादा काम करते हैं, या पब्लिसिटी को वेटेज देते हैं, वो तमाम चीजों, उन बहस के बीच में जनसंपर्क ने एक प्रोफेशन के रूप में अपनी कहें कि प्रतिबद्धता हमेशा से सिद्ध की है। और जब से ये एज ए प्रोफेशन स्टैब्लिश हुआ है, तब से लेके आज तक हजारों लोगों ने इसको, जनसंपर्क को एक पेशे के रूप में अपनाया भी है और ख्याति भी प्राप्त की है। आज भी बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क एजेंसी काम करती हैं। तो मुझे मैंने जो अनुभव किया, और वो तब जब मैंने इसको कुछ समय जनसंपर्क अधिकारी रहने के बाद में जब पीएचडी के लिए मैंने इस विषय के रूप में इसको लिया, रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में इसको लिया, तो तब मैंने इसको ठीक से अध्ययन करना शुरू किया। अदरवाइज तो हम लोग भी इसको ऐसे ही समझते थे कि ये भी एक वो लोग अपना काम करते हैं अपने संगठन की तरफ से। जैसा सर ने परिचय में बताया, ये विषय परिचय सर ने इतना विषय दिया कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भरोसा एक एज ए न्यूज सोर्स इन पर करते हैं, और वो तब तक करते हैं जब हमारा उससे कोई उद्देश्य पूरा करना होता है। और दोनों की अपनी अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं। एक जर्नलिस्ट सोचता है अपने व्यूअर या रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जनसंपर्क अधिकारी सोचता है अपने क्लाइंट या अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे फर्क नहीं पड़ता जहां तक कि उसमें न्यूज वर्थीनेस है, या जो पीआर के प्रिंसिपल्स उनके हैं कि वो ट्रस्ट एक होना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मीडिया के साथ में, वो जब तक पूरी हो रही है तब तक मीडिया भी उसको एक रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता रहा। लेकिन इसमें जो चेंजेज आए, और उन चेंजेस ने इसको, अब ये कह सकते हैं कि जनसंपर्क को हाइप भी दिया, या ये भी कह सकते हैं कि जनसंपर्क को और डेंट भी किया, कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाया। और वो मैं आगे कुछ उदाहरण दूंगा। और ये मुझे लगता है कि पिछले 2 दशक से ज्यादा की कहानी नहीं है, अन्यथा तो एक जनसंपर्क की अपनी भूमिका और एक मीडिया की अपनी भूमिका साफ साफ ही अलग अलग थी। दोनों अपना काम करते थे और एक तरह से पूरक का काम करते थे। लेकिन डिजिटल में उसका इंटरवेंशन जब होता है, उसके बाद से ये चीजें बदलना शुरू हुई हैं, और कैसे मार्केटिंग ने उसको, जनसंपर्क को एक तरह से ओवरशैडो किया है, तो उस पर एक चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो अगर पीआर को हम सब जानते हैं कि उसका इवोल्यूशन जो हुआ, तो वो एक चाहे तो ग्रेजुअल हुआ है ऑफ कोर्स, जैसे बड़े राइटर्स हुए हैं टॉड हंट और ग्रूनिक, जिन्होंने 4 थियरी जो पीआर दी थी, तो उसमें भी वो जिक्र करते हैं कि कैसे पब्लिसिटी से होते हुए ही पीआर एक प्रोफेशन की शेप उसने ली थी। तो भले ही जैसे 80s में, मतलब 18वीं सदी में या 19वीं सदी में तो पब्लिसिटी हावी थी, जहां पे प्रिंट मीडिया का ही बोलबाला था जिस समय पर। और उसके बाद जब इसने प्रोफेशनल शेप लिया, तो इन लोगों को लगा कि ये समय जनसंपर्क अगर नहीं इस चीज से बाहर आएगा,
तो फिर ये अपना भरोसा भी खो देगा और अपनी एक शक्ति भी खो देगा। तो इसलिए उन लोगों ने इसमें चेंजेस करना शुरू किए। अदरवाइज जिनको फादर ऑफ पीआर कहा जाता है, या चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आईवी ली हो या एडवर्टाइजमेंट बर्नेस हो, तो उन लोगों ने जो प्रोफेशन प्रैक्टिस की, तो उस दौर तक बहुत अच्छी छवि जनसंपर्क की नहीं थी। लेकिन बीच के 100 सालों में जनसंपर्क ने बहुत अच्छे से काम किया पूरी दुनिया में, ग्लोबली। और इसलिए उसको एज ए प्रोफेशनल इनकी सर्विसेज लेने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, चाहे पॉलिटिकल क्लाइंट्स हो, पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, और इनफैक्ट इंडिया में भी। तो और इसी की वजह से बड़ी पीआर एजेंसी जो दिखती हैं, नेशनल हो चाहे मल्टीनेशनल हो, वो पीआर एजेंसीज का इमरजेंस भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन आपके स्टेक होल्डर्स के साथ बेहतर कर देने के लिए इनकी एक प्रोफेशनल भूमिका को एक्सेप्ट किया गया। और उस एक्सेप्टेंस की वजह से कि ये कम्युनिकेशन जो है किसी साधारण के बजाय बहुत कहें कि क्रिएटिव तरीके से कम्युनिकेशन करने के एक्सपर्ट हैं, और इसलिए ये हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में ज्यादा बेहतर तरीके से संवाद स्थापित करने में हमारी मदद कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, यूजर्स हो, चाहे और दूसरे क्लाइंट्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, सॉरी, उनके साथ में। तो ये जो इनकी खूबी थी, और पीआर प्रोफेशन का जो इमरजेंस भी हुआ था, तो वो इसी रूप में हुआ था कि ये लोग इसी चीज के एक्सपर्ट हैं। ये मैनेजमेंट फंक्शन है भले ही, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है, कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, और ये किसी भी कम्युनिकेशन को हम बाकी लोगों से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे मीडिया के सामने या चाहे और एक्सटर्नल जितनी पब्लिक्स हैं उनके सामने। तो ये तो 100 साल तक चला ही। लेकिन जो डिजिटल रेवोल्यूशन जिसको कहा गया, उसके बाद से कुछ चीजें इस तरह से बदली हैं कि वो मार्केटिंग ने इसको अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया। और वो जो चीजें हैं, वो क्या की ड्राइवर्स थे, जिसमें इसमें बहुत सारे लोगों ने, कुछ अच्छी किताबें भी आई उस समय। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा शिफ्ट तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया, क्योंकि ट्रेडिशनली जो पीआर हो रहा था वो तो प्रिंट मीडिया जैसे इमरजेंस हुआ, या बाद में बहुत हुआ, टीवी भी आया 80s में, तो वो एक ट्रेडिशनल वे में ही पीआर हो रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जैसे ही इमरजेंस टेक्नोलॉजी का हुआ, उस दौर में शिफ्ट जो हुआ है वो प्रिंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ, या कहें कि वेब की तरफ हुआ। और वेब में भी इनिशियल ईयर्स में जो वेब 1 का दौर चला, तब तक तो ठीक था, तब तक उसका इम्पैक्ट इतना नहीं था। लेकिन वेब 2.0 जिसको हम कहते हैं, वो एक रियल रेवोल्यूशन था, जहां पर कि यूजर जनरेटेड कंटेंट आने लगा, जहां पर पूरा एक तरह से सब लोग उस कम्युनिकेशन में शामिल हो गए। और उस सब लोगों के शामिल हो जाने से ऐसा लगा कि एक जो पीआर प्रोफेशनल्स हैं उनके बिना भी पीआर किया जा सकता है, या उसमें दूसरे लोग भी शामिल हो गए कि इस काम को हम लोग भी करके दे सकते हैं। तो उस वजह से ये जो कम्युनिकेशन था, बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन जो था, वो इतना ज्यादा जोर उसका पकड़ लिया उसने, कि ऐसा लगा कि इन प्रोफेशनल्स को अब मार्केटिंग के लिए ही यूज किया जाने लगा। और उसमें केवल इन्फॉर्म नहीं करना है, उनको स्टेक होल्डर के साथ में इंटरेक्ट करना है। और उस इंटरेक्शन में ये इम्पोर्टेंट हो गया कि आप उस क्रिएटिविटी और उस एक तरह से प्रोडक्ट सेलिंग के लिए उस तरफ ये झुकते चले गए। तो जब मैंने इसको देखना शुरू किया 2010 के बाद से, इनिशियली तो मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैं ये भी देखता था कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के इनफैक्ट सोशल मीडिया प्रेजेंस भी नहीं थी। वो लोग अभी देख ही रहे थे कि क्या इसको किया जाए। या अगर पॉलिटिक्स में देखें तो पॉलिटिशियंस की भी, बहुत सारे जो पॉपुलर पॉलिटिशियंस के भी उनकी प्रेजेंस ही नहीं हुई थी डिजिटल पे। तो यानी कि ये सारा 2010 के आसपास आके ज्यादा इसने स्पीड पकड़ी है, और वो भी तब जब डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन होने लगी, जिसकी बात हम कर रहे थे सर से उस समय, कि आप जो है डेटा बहुत आसानी से उपलब्ध होने लगा, या सोशल मीडिया, ये जो स्मार्टफोन्स की रीच बहुत ज्यादा लोगों तक होने लगी है। उसके बाद से
ऐसा लगा कि वहां पर एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है, और वो इकोसिस्टम ये इनको इस बात के लिए मतलब प्रोत्साहित करता है कि आप जो जनरली पीआर का जो ट्रेडिशनल वे है उसको बदलकर आप शिफ्ट कर जाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको उसकी और जो खूबसूरतियां हैं वो मिल जाएंगी। यानी कि उसमें कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं डिजिटल स्पेस के जो आपको ट्रेडिशनल पीआर में नहीं मिल सकते, और इसलिए इनको मोटिवेट किया इन्होंने कि आप पीआर को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर दीजिए। आगे उसकी थोड़ी डिस्कस हम करेंगे कि वो कैसे इन्होंने, तो ये बेसिकली जैसा सर कह रहे थे डेटा और एनालिटिक्स बेस्ड होने से ये मार्केटिंग के लिए ज्यादा सुटेबल पड़ रहा था, लेकिन चूंकि पीआर को भी क्लाइंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग वहां शिफ्ट होना ही था, तो ये लोग वहां पर शिफ्ट होने लगे, और पीआर जितनी भी एजेंसी थी उन्होंने पीआर सर्विसेज में अपनी ये सर्विसेज भी जोड़ना शुरू कर दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब मैं अपनी पीएचडी पर काम कर ही रहा था, तो मैंने जो जनरली जो पीआर के अलग अलग जो हम तीन ही फील्ड जनरली बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर है, एक गवर्नमेंट है और एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो ये जानने की कोशिश की कि कौन सा सेक्टर इसमें फ्रंट रनर है कि जो अपनी डिजिटल प्रेजेंस को ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है, और उनकी क्या अभी सिचुएशन है। तो 10 साल यानी कि 15 साल पहले लगभग कॉर्पोरेट सेक्टर की, ऑफ कोर्स वो जो बिना किसी स्टडी के भी कहा जा सकता था, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम ज्यादा करता है, तो वो आने वाली किसी भी अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब करता है। तो जो फर्स्ट पहुंचने वाले लोग थे वो बेसिकली कॉर्पोरेट ही थे, कॉर्पोरेट सेक्टर था, कॉर्पोरेट कंपनीज थी, और उसके बाद में पब्लिक सेक्टर ने भी बेसिकली, क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करता ही है, उसको करना होता है, बिजनेस होता है, और फिर स्लोली स्लोली वहां पर एक तरह से पॉलिटिकल उसकी जो प्रेजेंस है वो देर से है। उस पे बहुत सारे राइटर्स ने लिखा भी बाद में कि पॉलिटिकल क्लास जो है उसमें देर से शिफ्ट हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। कहीं उनको लगता होगा कि जो जिनके भरोसे ओपिनियन मेकिंग होनी है उनकी प्रेजेंस इतनी बड़ी तब तक थी ही नहीं। तो बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने से कम्युनिकेशन ज्यादा इंटीग्रेटेड हुआ है, यानी कि जो लाइन बेसिकली मार्केटिंग और पीआर के बीच में थी वो लाइन तेजी से ब्लर होती चली गई, और जो पहले जैसे हम कहते थे कि एडवर्टाइजिंग जो है वो कहीं ना कहीं पीआर को ओवरशैडो करती थी, यहाँ लग रहा था कि मार्केटिंग जो है वो बेसिकली पूरा पूरा सीन ही चेंज कर दे रही है। पीआर का यूज भी बेसिकली मार्केटिंग के लिए करने लगे हैं। तो जो हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तब भी ये देखते हैं कि मार्केटिंग यूज तो करती है हमेशा पीआर का, और लेकिन उस पे इतना ज्यादा उसमें इसका यूज हो जाएगा कि पीआर के साथ जो एक चैलेंज पहले से ही हमेशा से चला आया था कि एक क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन लगता है कि पीआर जो है बेसिकली जो कहें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है या ट्रूथफुलनेस है या क्रेडिबिलिटी है, उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलता है जब वो अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता है। तो उसमें उसको इससे ज्यादा कहीं ना कहीं जोर पकड़ा इस चीज से कि ये अपने क्लाइंट्स के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, और पीआर को ना चाहते हुए भी उस प्रोफेशन को कहीं ना कहीं बैक सीट इस पे जाना पड़ा है। तो अब ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या अभी भी ये चीज आगे कितना इसका इस तरह से चलेगा कि ये लोग इसको यूज मार्केटिंग की तरह ही करने लगेंगे। लेकिन जो पीआर के बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनसे तो कहीं ना कहीं ये हट गए। जैसे टू वे कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली बहुत म्यूचुअल उस पर था कि आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और जो मैसेज है वो भी क्रॉस चेक्ड है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो लाइन टूट गई है, अब उसका भरोसा इतना नहीं रहा। डिजिटल पर पीआर का कंटेंट भी अगर शेयर होता है तो उसका भरोसा इतने आसानी से नहीं किया जाता है, या जो ट्रूथफुलनेस या ट्रस्ट जो पीआर के लिए माना जाता था कोर की इसके बिना नहीं होगा, उसको भी कहीं ना कहीं इस चीज ने कमजोर किया है।
कि डिजिटल पीआर की वजह से उसमें वो वाले एलिमेंट्स अब नहीं दिखते हैं, वो रिलायबिलिटी या ट्रस्ट की बात वहां पर नहीं आती है। तो जो की एरियाज जहाँ पे पीआर के थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो या सोशल सेक्टर में हो, उन सभी जगह पर ये चीज आज भी इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया में पीआर की चीजें पीआर के थ्रू आ रही है, उनका भरोसा तो उतना अब भी कहीं ना कहीं इंटेक्ट है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जब अगर वो कंटेंट शेयर हो रहा है, जैसे एसएमआर के थ्रू, सोशल मीडिया रिलीजेस के जरिए, या वहाँ पे इंटरव्यूज भी अगर इस तरह के हैं, या ब्रांड स्टोरीज हैं, तो उनका ट्रस्ट एक पीआर कंटेंट के नाते उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि एक ट्रेडिशनल मीडिया के जरिए होता था। और यही वजह है कि जब मैंने ये रिसर्च के दौरान भी कुछ क्वेश्चन से पूछे, हालांकि जनसंपर्क विभाग इन कंपनीज के या पीआर एजेंसी के लोग भी इस चीज को स्पष्ट तौर पे बताने से थोड़ा झिझकते हैं। एक तो ये कि क्या आपका बजट एलोकेशन या किस लेवल की स्ट्रेटेजी है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो लोग इसको क्लियरली कहने से थोड़ा बचते हैं। और दूसरा कि आप अब भी जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी हो मीडिया के जरिए स्टेक होल्डर्स को, तो आप क्या प्रिफर करते हैं? तो वो लोग अब भी इस बात को मानते हैं कि वो लोग जो डिजिटल ट्रेडिशनली जो उनका मीडिया चल रहा था, चाहे न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज चैनल्स हैं, उनके थ्रू बात को लोगों तक पहुंचाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जब बात बहुत इंपॉर्टेंट हो और बात जब क्रेडिबिलिटी की हो। अदरवाइज मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाइप वहां मिल रहा है, उसको उनको उसमें कोई गुरेज नहीं है कि ले लीजिए, लेकिन उनको भी पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बात को उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जितना कि ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिया जाता है। तो वो लोग अब भी उसको इस तरह से वहां पर ट्रीट कर रहे हैं। तो अब डिजिटल एरा में जो बेसिकली टूल्स आ गए हैं, वो है ही इस तरह के कि जहां पर आप बहुत गंभीर बात कहेंगे तो भी उसको बहुत सीरियसली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉग्स हैं, या सर्च इंजन भी है, तो वहां पर बेसिकली जो गेट कीपिंग का अभाव दिखता है, वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनको उस कंटेंट को फिल्टर कर रहा हो या उस कंटेंट की क्रेडिबिलिटी को क्रॉस चेक कर रहा हो। और यही वजह है कि वहां पर उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और उनको खुद को ही ये डिस्क्लेमर वहां चलाने पड़ते हैं कि ये एआई क्रिएटेड है या एआई जनरेटेड कंटेंट है, ये गलतियां कर सकता है। यानी कि वो कोई भी उसको जिस तरह से न्यूज़पेपर में होता है या ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में होता है, उतनी अच्छे तरीके से वहां पर उसको क्रॉस चेक कोई नहीं कर रहा है। अब इसमें चैलेंज किनके लिए बढ़ा कि पीआर प्रोफेशनल्स को लगातार इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप इस जो डिजिटल एज की जितनी जरूरतें हैं, स्किल्स हैं, उनमें आप परफेक्ट होइए, क्योंकि ये हमारे समय की जरूरत है। तो उन लोगों को ये करना भी पड़ रहा है। तो जो एक्टिविटीज वहां पर हैं बेसिकली, वो सारी या तो इन्फ्लुएंसर आउटरीच तक है, या एसईओ है, लिंक बिल्डिंग है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का काम है। तो ये कुछ नई स्किल्स ऐसी हैं जो उनको सीखनी पड़ी है, और उनको ये काम करना भी पड़ रहा है। और ये कुछ चीजें जैसे इन्फ्लुएंसर आउटरीच वाला जो है, तो वो पीआर के लिए उनके लिए बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये मार्केटिंग वाले जो मार्केटिंग की टीम्स हैं, वो पीआर प्रोफेशनल्स को इस काम के लिए बाध्य कर रही हैं कि आप इसको पीआर की एक्टिविटी की तरह कीजिए। जबकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी तो अपने आप में बहुत जो है जगहों पर देखा गया है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल होती है। और उनके बीच में जो उनसे ये मदद ली जाती है, तो वो लोग, अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वो बेसिकली पीआर से ज्यादा मार्केटिंग का काम है, और मार्केटिंग जो जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम करती है। उनको प्रोडक्ट सेल अगर हो रहा है, तो उनको लगता है कि ये कंटेंट वहां पे हमारे लिए अच्छी चीज है, जाने देना चाहिए। किन प्लेटफॉर्म्स पर जाके आप बेच रहे हैं, उस कंटेंट में कितनी विश्वसनीयता है, कितना किस तरह से लोग उसको ले रहे हैं, इसका विचार किए बिना उनको वहां पर ये काम करना पड़ रहा है। यानी कि विजिबिलिटी और एसईओ प्रैक्टिस
ये बेसिकली सर्च इंजन रैंकिंग है या ब्रांड विजिबिलिटी और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है, ये सारे काम मार्केटिंग की टीम एक तरह से डिजिटल पीआर की ग्रैब में इनसे करवा रही है। अब कहने को तो पीआर की टीम ऑफ कोर्स उसको कहेगी कि ये पीआर है, लेकिन उसमें एडवर्टीजमेंट का, प्रमोशन का पुट ज्यादा है, और उस प्रमोशन के ज्यादा होने की वजह से ये कहा ही जाता है कि अगर प्रमोशन बहुत ज्यादा है तो पीआर की क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन आने लगती है, क्योंकि जर्नलिज्म का प्रिंसिपल ही ये है कि आप एग्जेजरेटिव क्लेम्स नहीं करेंगे, आप तथ्यों को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और मार्केटिंग जो है वो इन नियमों से बंध के कभी नहीं रहती है। मार्केटिंग मानती है कि अगर प्रमोशन के लिए या सेल के लिए अगर ऐसा करना पड़े तो वो करना जायज है, उपयुक्त है। और ऐसे में इस दौर में जो पीआर हो रहा है, पीआर एजेंसीज भी कर रही हैं, पीआर प्रोफेशनल्स कर भी रहे हैं, और पीआर डिपार्टमेंट्स भी लगातार इस काम को कर रहे हैं, तो वहां पे ये जरूर माना जाता है कि इस काम को आप कर जरूर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि आप ये पीआर मार्केटिंग की मदद के लिए ही कर रहे हैं। तो मार्केटिंग के जो 4 P's बोलते हैं, तो वहां पे आप कहिए कि आप प्रमोशन में उनकी हेल्प कर रहे हैं, और प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन में से एक काम आपके हिस्से आया, लेकिन तब आप पीआर कम कर रहे होते हैं और मार्केटिंग ज्यादा कर रहे होते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि बजट का भी, जैसे यहाँ बहुत क्लियर इसमें नहीं भी डेटा निकल कर आता है कि ऑलमोस्ट अपने टोटल बजट में कितना प्रतिशत बजट ये लोग डिजिटल के लिए रखने लगे। तो बेसिकली मार्केटिंग के बजट में तो डिजिटल का कंपोनेंट दिख जाता है, लेकिन पीआर के लिए एज सच कोई बजट होता नहीं है, क्योंकि माना जाता था कि पीआर तो बेसिकली प्री पब्लिसिटी है, और जब आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज शेयर कर रहे हैं एज ए सोर्स, तो उसके लिए आपको पैसा देना नहीं है। लेकिन मार्केटिंग तो ऑफ कोर्स बिना बजट के होती नहीं है, जैसे कि विज्ञापन नहीं होता था। तो अब वो बजट जो है वो जो मैंने स्टडी की उस दौरान देखा, तो यहाँ का क्लियर विजिबल नहीं दिखता, लेकिन अमेरिका या यूरोप के कंट्रीज में तो दिखने लगा है कि वो लोग कंटेंट मार्केटिंग या जिसको एसईओ कह लेंगे, उस पर लगभग 30% बजट ये लोग देने लगे हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि ये हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करो जो कि ज्यादा एंगेजिंग हो, और जो ब्लॉग्स और वीडियोज के रूप में या बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, इन सब के लिए इन एक्टिविटीज में जितना पैसा लगता हो, तो उस पे खर्च करके भी आप ये काम करें कंपनी के लिए या क्लाइंट के लिए। तो अब उस चीज में जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा फॉलो करते हैं वो सब जानते होंगे कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सोशल मीडिया के हों या सोशल मीडिया के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, सबकी अपनी रीच है, और उस रीच के अकॉर्डिंग इन सब ने अपने मार्केटिंग के पैकेजेस बना रखे हैं। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, सब ने अपना पेड प्रमोशंस के अपने टूल्स बना रखे हैं, जिससे कि अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो उसमें भी ये इन लोगों को कुछ बुराई नहीं लगती। तो पीआर के प्रिंसिपल के ये बात अगेंस्ट जाती है कि आप पेड प्रमोशंस लेंगे, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। तो एसईओ एक बड़ा चंक है, इसलिए जितने भी पीआर प्रोफेशनल्स इस समय जाना चाह रहे हैं इस प्रोफेशन में निकल के, मास कम्युनिकेशन के ग्रेजुएट्स, उन सब को उन पर एक प्रेशर है कि आप कंटेंट लिखना बाद में सीखेंगे, पहले एसईओ प्रैक्टिस सीखेंगे, लिंक बिल्डिंग सीखेंगे कि कैसे लॉन्ग टेल की कीवर्ड प्लानिंग कैसे करेंगे। ये सारी चीजें उनको पहले सीखनी पड़ रही हैं, और कंटेंट राइटिंग में वो बाद में एक्सपर्ट हो रहा है। तो ये इस समय एक तरह से कि पीआर के लिए एक चैलेंज है उनको, कि एक तरह से पीआर प्रोफेशनल जो है वो मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरह ही अपने आप को तैयार कर रहा है। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर रिलेशंस है, उस पर एक बड़ा बजट अब जा रहा है। जैसा भानाव सर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि गवर्नमेंट्स ने भी पॉलिसी बना दी कि इन्फ्लुएंसर्स को भी पैसा देंगे, और जो स्टडी निकल के आई है बेसिकली वो पीआर पे इस बात के लिए प्रेशर बनाती हैं कि आप अपने पीआर कैंपेन में इनको भी शामिल कीजिए। क्यों? क्योंकि इनकी रीच है, और इनको लगता है कि जो एक टर्म चलता है मार्केटिंग में, सेगमेंटेशन, वो इनके यहाँ पे बहुत सुविधाजनक लगता है कि जैसा कैंपेन है, जिस टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, अगर कोई उससे रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स उसको छूते हैं
तो आप सीधे उसी को टारगेट कर लीजिए। और इसलिए 20 से 25% तक जो फंड जो है बेसिकली वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कहें कि उन पर वहां पे जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये लोग रखने लगे हैं। तो उसमें ये इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप करेंगे, उनके ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए करेंगे, या और ऑर्गेनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वहां पे जो चलाएंगे, तो इन सब के लिए भी एक बड़ा फंड रखने लगे। और वहां पर जो मीडिया आउटरीच है वो फंड लगभग 20 से 25% ही रह जाता है बाकी टूल्स के लिए। तो यानी कि वहां पे पेड प्रमोशन का स्कोप जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और वहां पे जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं वो लोग, जैसे प्रिंट में एक जर्नलिस्ट और एक पीआरओ के बीच की बॉन्डिंग जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर है, तो वहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, प्रिंसिपली तो नहीं है। यो वहां पे भी थोड़ा बहुत तो देखने में मिलता है, लेकिन वहां तो सीधे सीधे टूल्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वहां पे आप जो भी बेसिकली करेंगे वहां पे एक्सपोजर उसी के बेस पे है कि आप खर्च कितना कर रहे हैं, और उसके बेस पे आपको वहां पेड प्रमोशंस लेनी है, और इनका उपयोग वहां पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब ये है कि क्या ये कोई चिंता की बात है? ये चिंता की बात इसलिए है कि जैसे एक प्रिंट के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर जो क्वेश्चन आया था कि 10 टीवी चैनल देखकर भी मैं ये नहीं आश्वस्त हो पा रहा हूँ कि इस कंटेंट की ऑथेंटिसिटी कितनी है, इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो क्राइसिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा गहरा गई है। वहां तो बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से ये कहें कि जो पुराने रूल्स थे या प्रिंसिपल्स थे पीआर के, वो जो यहाँ पर कमजोर दिखाई देते हैं। जैसे गेट कीपर वहां पर बहुत स्ट्रांग होता था, तो एडिटर है या रिपोर्टर है वो पावरफुल है, तो जो भी न्यूज आप देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, आप उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी जब तक चेक नहीं हो जाएगी, फैक्ट चेक नहीं हो जाएंगे, तब तक वो सुबह न्यूज़पेपर का हिस्सा नहीं बनेगी। तो लेकिन वो चीज कमजोर हुई, और यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कमजोर हो गई है। तो जिस तरह से वहां पे प्रेस रिलीज में एक सॉरी एक ये भरोसा होता था कि ये जर्नलिस्ट के हाथों से निकल के आई है, और इसलिए वहां पर अगर वो प्रमोशनल भी कंटेंट है तो भी उसकी ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल नहीं है। क्योंकि ये तो ठीक है कि प्रमोशन बुरी बात नहीं है, प्रमोशन तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्लेम्स वेरीफाइड होने चाहिए। और इसलिए वो चैलेंज जो है पुराने मीडिया पीआर के रूल्स में एक ऐसा नहीं था। या कहें कि ऑडियंस के बेस पे भी ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। वो उस समय की ऑडियंस जो है बेसिकली पैसिव ऑडियंस थी, उसके साथ वन वे कम्युनिकेशन ही हो रहा था कि आप एक न्यूज़पेपर के थ्रू आ रहा है तो आप बहुत स्लो फीडबैक आ रहा है, जो भी किसी तरह से देगा या किसी को आपत्ति हुई उस न्यूज पे तो जाके न्यूज़पेपर में शिकायत करेगा, या किसी और एजेंसी को कि ये खबर हमने उसमें पढ़ी लेकिन ये तो हमें लगा कि कोई प्रमोशनल कंटेंट है, इसमें तो झूठे तथ्य हैं। लेकिन सोशल मीडिया वालों पे हार्डली नहीं, वहां ऐसा लगता है कि ऑडियंस का माइंडसेट ऐसा हो गया है, वो मान के चलते हैं कि इसमें आपके लायक कुछ है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। वहां पे क्लेम्स को वेरीफाई करना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। बहुत सारी एजेंसीज कोशिश कर रही हैं जिनको लगता है कि डिजिटल पर भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखना है, तो वो लोग उसको वेरीफाई करवाने के लिए रखते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी रखने लगी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पीआईबी का एक जो है प्लेटफॉर्म ही बना दिया कि आप हमारे पीआर की तो हम गारंटी दे सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज हो, आपको लगता है कहीं भी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पे दिखी, आपको लगता है फेक है, आप हमें भेज दीजिए, हम वेरीफाई कर देंगे आपको। तो वेरीफाइड फैक्ट्स को वेरीफाई करके देने वाले प्लेटफॉर्म्स डिजिटल पर भी हैं। वो लोग हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखना चाहते हैं, चाहे वो न्यूज से रिलेटेड हो और चाहे नॉन न्यूज वाले हो। न्यूज रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स बेसिकली ज्यादातर वही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ऑलरेडी थे, तो उनको लगता है कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम वहां पर फैक्ट्स को क्रॉस चेक करके लेके जाएं, ताकि हमारा एक क्रेडिबिलिटी वहां पर भी उतनी ही बने जितनी की हमारी ऑफलाइन में है। तो अब ये लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं या
इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके क्लेम्स को वेरीफाई करना वहां चैलेंजिंग है, और पीआर ना चाहते हुए भी इन लोगों का यूज पीआर को करना ही है, और पीआर कर भी रहे हैं उनमें। तो जो सेपरेशन बेसिकली मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जो सेपरेशन जो पीआर के बीच और मार्केटिंग के बीच में ट्रेडिशनल मीडिया के दौर में रहा, वो लाइन अब बहुत धुंधली हो गई है, वो ब्लर हो गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और वो पहले अलग अलग गिने जाते थे, ऐसा लगता था कि वो नॉन इंटीग्रेटेड गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का गोल अपना है, और उनको पता था कि जिस ऑडियंस को हम देंगे वो भी मार्केटिंग को मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, लेकिन जो फैक्ट हमने दिया है कंपनी के बारे में या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में न्यूज के लिए, तो उसको न्यूज की तरह देखेंगे, और इसलिए उसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा होता था। इसलिए पीआर को इतनी तवज्जो दी गई कि ये लोग जो बात न्यूज़पेपर में छपेगी सब लोग पढ़ेंगे तो उस पर भरोसा करेंगे, विज्ञापन पर इतना भरोसा नहीं करेंगे, और यही वजह है कि पीआर ने अपनी जगह बना के रखी। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसको थोड़ा कमजोर कर दिया है। अब न्यू रूल्स पीआर के जो आए हैं वो क्या है, तो वो ये कि वो बेसिकली जो आपका ऑडियंस है उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेना चाहते हैं, बीच में कोई रखना ही नहीं चाहते हैं। तो जबकि पीआर का तो यही था कि पीआर बेसिकली अप्लाइड मीडिया है, वो मीडिया का यूज करता है एक प्रैक्टिस की तरह, वो खुद मीडिया नहीं है। और जिनके अपने कंट्रोल मीडिया होते भी हैं तो उनका इतना ट्रस्ट नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट पर ही कोई इंफॉर्मेशन डाल रहा है तो उसको विजिट करने वाला व्यक्ति उसको इसी तरह से देखेगा एक इंफॉर्मेशन की तरह, उसको एक क्रेडिबल न्यूज की तरह बिल्कुल नहीं देखेगा, वो किसी न्यूज़पेपर में छपे हुए को ज्यादा विश्वसनीय मानेगा। लेकिन नए रूल्स में यही है कि ये लोग चाहे वो कितने भी स्टेक होल्डर्स हों उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इनकी चुनौती भी बढ़ी है। और चुनौती अब ये कम्युनिकेट तो करना चाह रहे हैं हर स्टेक होल्डर के साथ में, लेकिन चुनौती ये है कि अगर वहाँ कोई क्राइसिस होती है क्योंकि आपने खुद ने ही मोर्चा खोला है, तो वहाँ पे जो यूजर्स को आपने ये ऑप्शन दे दिया है कि आप तुरंत आए और फीडबैक दें, तो वो आपकी ब्रांड स्टोरी पर, वो आपके फेसबुक पेज पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, जहाँ सब जगह वो आके फीडबैक दे रहे हैं। और अगर उसकी वजह से कोई क्राइसिस हो जाती है तो आपको उसको एड्रेस करना चैलेंजिंग हो जाता है, ओवरनाइट कैंपेन चल जाते हैं, है ना। ऐसे कई सारे क्राइसिस हुए हैं जो हैंडल तो पीआर की तरह ही करने पड़ेंगे जैसे पीआर में क्राइसिस को मैनेज करते हैं, लेकिन वहां पर वो एक तरह से रियल टाइम क्राइसिस मैनेजमेंट का काम है। अगर आप नहीं कर पाए तो वहां पे डैमेज बड़ा होगा, क्योंकि तब तक तो वो बहुत सारे लोगों के बीच में फैल चुका होगा, बहुत, क्योंकि वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने दिया है जहां पर वो तुरंत शेयर हो रही है इंफॉर्मेशन। तो दूसरा एक ही चीज भी है कि नए समय में कि एआई को जो है आप जो है एक्सेलरेटर की तरह यूज कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। आप इन चीजों में चाहे उसकी रिलीज ड्राफ्टिंग हो, चाहे मॉनिटरिंग हो या डेटा एनालिसिस हो, तो उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि पीआर प्रोफेशनल की वहां पर उसमें थोड़ी लिमिटेड वो हो गई है कि आपने इस हिसाब से डिजाइन किया है, प्रमोशन वहां उसी जैसे हो रहा है, आप उसमें इंटरवेन भी नहीं करेंगे। तो जो भी बेसिकली डिजिटल पर जितनी स्ट्रेटेजीज बन रही हैं अब, तो वो चाहे पीआर कैंपेन हो चाहे रूटीन वाला हो, उसमें बेसिकली पीआर, सोशल मीडिया, मार्केटिंग सब इंटीग्रेटेड जैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और वो जो है बेसिकली अपने ब्रांड के लिए, कंपनी के लिए एक एक तरह से कोहेसिव ब्रांड मैसेजिंग हो रही है। पीआर वाले भी उसी को शेयर कर रहे हैं और मार्केटिंग वाली टीम भी उसी पे काम कर रही है। एक तरह से मार्केटिंग वालों ने ही पीआर को भी ये काम दे दिया डिजिटल पीआर के बहाने कि आप ये प्रमोशन वाला काम ही आप करिए। तो ये जो है मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो पीआर कम है और मार्केटिंग ज्यादा है। तो पीआर प्रोफेशनल्स के लिए वहां पर जो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स थे पीआर के, जिनकी वजह से पीआर ने आलोचना झेली थी उनकी कमियों की वजह से कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स बार बार पीआर टीम्स ने तोड़े, पीआर प्रोफेशनल्स ने तोड़े, इसकी वजह से इनको डिमीन किया गया या उनको नीचा दिखाया गया, या उन पे ये आरोप लगे कि ये बेसिकली मैनिपुलेटर हैं, फिक्सर हैं। और वो वो चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने के बाद में उनके सामने चैलेंज और गहरा गया है कि वो लोग इसको बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं पीआर की तरह,
और काम कर रहे हैं मार्केटिंग का। तो अब उस चीज में ये चैलेंज हमेशा उनके सामने बना रहेगा। कैसे करेंगे? मैंने जब अपनी स्टडी के दौरान भी पूछा लोगों से कि आप ठीक है, आप नाम मत बताइए, आप तो वैसे ही मुझे बताओ, मेरी जानकारी बढ़ा दो कि अगर आपको, आप जब इतना आश्वस्त होकर कह रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बिना तो सर्वाइवल है ही नहीं, पीआर का भी, तो हम लोगों को वो काम करना ही है, हमने पीआर की टीम बनाई है, हर पीआर एजेंसी भी ये क्लेम कर रही है कि हम आपकी ब्रांडिंग और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को इतनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ऐसा कर देंगे, सबने अलग टीमें बना रखी हैं। तो आप इनको कैसे कर पाओगे? आप ये कैसे इंश्योर करोगे? तो वो यही कह रहे हैं कि नहीं, हम, हमारे मैनेजमेंट भी यही मानते हैं कि आप जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करो तो आप ध्यान में रखो कि आप मार्केटिंग के लिए ही काम कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम कीजिए। और जब बहुत सीरियस कम्युनिकेट करना होगा स्टेक होल्डर्स के साथ में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ऑडियंस भी इन्फेक्ट हो, तो हम प्रिंट वाला रास्ता पकड़ेंगे, न्यूज़पेपर वाला रास्ता लेंगे। और इसलिए प्रिंट मीडिया में पीआर का स्कोप बिल्कुल उन्होंने बंद किया ही नहीं है। जो एक लिमिटेड कहें कि कॉरपोरेट सेक्टर है या सेगमेंट है, जिसको लगता है कि मेरा काम चल जाएगा केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भरोसे। लेकिन अब भी जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लगता है कि हमारी रियल जो क्रेडिबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, वो तो बेसिकली प्रिंट के थ्रू ही आएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए ही आएगी। और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी पीआर प्रिंसिपल्स को यूज करना वहां जारी रखा है। लेकिन यहाँ पे इन टूल्स को, डिजिटल टूल्स का यूज, या डिजिटल टूल्स के साथ साथ एक ऐसी टीम जो बेसिकली एसईओ प्रैक्टिस वगैरह में ही एक्सपर्ट है, लिंक बिल्डिंग है, कीवर्ड प्लानिंग है, प्रमोशन कैसे किया जा सकता है, सर्च मार्केटिंग में कैसे हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, और कैसे इन्फ्लुएंसर्स का यूज किया जा सकता है अपनी ब्रांड बिल्डिंग में। तो इनकी टीम ही बेसिकली अलग हो गई है। अब ये भी एक बड़ा फर्क है कि जो मेन स्ट्रीम पीआर में जो प्रोफेशनल्स आ रहे थे, वो मीडिया से ज्यादातर आ रहे थे, जिन्होंने न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत समय काम किया है, फिर उसके बाद अनुभव लेके आ रहे हैं। और ये जो इन 15 साल में जो टीम आ रही है, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो या तो मैनेजमेंट साइड से आ रहे हैं, या जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर करके आ रहे हैं। तो वो, उनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग ही काम है, पीआर तो नाम है इसका कि ठीक है पीआर का काम भी हो रहा है, डिजिटल पीआर भी इसमें हो रहा है। तो ये इनके लिए चैलेंजिंग है, दोनों के बीच में लाइन खींच के रखना इनके लिए चैलेंजिंग है। और जितने प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया पर या डिजिटल के अलग अलग आ गए हैं, जैसे वेब अपने आप में ही बहुत पूरा संसार है, वेब पे सर्च में पूरा जाता है, उसके थ्रू ट्रैफिक मॉनिटर होता है, वहां जाके अपना प्रेजेंस दिखाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। उन सब कामों को करने के लिए ऑफ कोर्स इनको ये लोग तो चाहिए, लेकिन पीआर की जो कहें, जो पीआर की एक तरह से कहें कि आज के समय में तो ये कहेंगे कि पीआर की वो पवित्रता थी कि वो अपने उन सिद्धांतों को नहीं तोड़ेगा। और वो सिद्धांत थे कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, वो पूरा एक बराबर कम्युनिकेशन का मौका देगा सारे स्टेक होल्डर्स को, वो टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, वो ट्रूथफुलनेस रहेगा। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स पर बहुत चैलेंजिंग है, आज के समय में तो निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग है। तो मुझे लगता है कि इस पर इतना डिस्कशन हुआ, और सर ने हालांकि उसी डायरेक्शन में इसकी भूमिका रख दी थी। और मुझे लग रहा था कि यही चीजें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ कि डिजिटल का अभी तो मुझे लगता है कि चीजें और बदलनी बाकी है। जब ये एआई के ही थ्रू सारी चीजें करने लगेंगे तब मुश्किल होगा। और जब आप हर पोस्ट के नीचे ये लिखेंगे कि दिस इज एआई जनरेटेड कंटेंट, और इस पे भरोसा, आप ये, इसमें गलतियां हो सकती हैं, इट कैन मेक मिस्टेक्स, तो फिर तो बहुत चैलेंजिंग हो गया कि मैं उसको पढ़ूं ही क्यों, जब अगर उसमें गलतियां हो सकती हैं तो मैं उसको भरोसे के साथ में क्यों एक्सेप्ट करूंगा। तो ये काम जिस प्लेटफॉर्म का था, जिस फिल्टर का था, जिसको करना था, उसने नहीं किया है, तो वहां पे उस कंटेंट को होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है डिजिटल मीडिया के लिए अगर ऐसी कोई
गाइडलाइन भी बनेंगी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो उनमें सबसे जरूरी यही होगा कि कंटेंट की क्रेडिबिलिटी इंश्योर किए बिना वो कंटेंट शेयर ही फिर क्यों होना चाहिए। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है शेखावत जी, बहुत बहुत आभार। आपने संक्षिप्त समय में पीआर का किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, डिजिटल पीआर का क्षेत्र, बहुत ही सारगर्भित ढंग से आपने बताया। और जो एक पारस्परिक समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का किस तरह से क्षरण हो रहा है, उसकी ओर भी आपने महत्वपूर्ण संकेत किया। और ये सही है कि तकनीक ने जिस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, तो भला मीडिया का क्षेत्र भी कैसे अछूता रहता। तो जो आपने मौलिक प्रश्न उठाए, जिस तरह से आपने बात कही, मुझे लग रहा बड़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ करीब 60 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। हो सकता है बहुतों के मन में कुछ सवाल भी हों, लेकिन इसको प्रश्नोत्तर के लिए अपन ओपन करें। उसके पहले एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध कि आज के इस शाम को यादगार बनाने के लिए ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आपको भेंट करें। प्रियंका जी। जी सर, बिल्कुल। So this is your e-memento from Communication Today and Gratitude. This is just an honor of gratitude and respect. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रणव सर, थैंक यू। We have your certificate as well. थैंक यू। Let me have your certificate on the screen. So this is your e-certificate. We will be sharing this to you through either through WhatsApp or through email ID. Thank you so much for your valuable insight. थैंक यू सर। चलिए, एक सूचना और है कि अपने अगली वेबिनार है वो 6 फरवरी को है, 197th, वही शाम को समय 6 बजे। लिंक वही जो हमेशा जिससे आप जुड़ते हैं, और उसका विषय है मीडिया इकोनॉमिक्स इन द एज ऑफ कन्वर्जेंस। और इसको एड्रेस करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष पत्रकारिता जनसंचार प्रोफेसर अनुराग दवे। तो आप सब डेट याद रखिएगा। बाकी रिमाइंडर के रूप में आपको ये सारी जानकारी हम सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह से भेजते हैं आप भेजेंगे। और अभी सत्र चर्चा के लिए खुला है। जो भी मित्र कोई सवाल पूछना चाहें, उनके ऑब्जर्वेशंस हो, वो अपना माइक ऑन करें, अपना परिचय दें और अपनी टिप्पणी से हमें लाभान्वित कर सकते हैं। जी, कोई सवाल यदि किसी के मन में हो तो पूछिए, नहीं तो फिर वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम है और मैं भारत के तीसरे वर्ष का छात्र हूँ। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल शिवम, वीडियो भी ऑन करो यदि कर सकते हो तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो अच्छा रहेगा। जी सर, एक सेकंड सर। सर मैं ऐसे बोल दूं क्या, क्योंकि मैंने अभी मैंने ठीक है, कुछ कोई दिक्कत जी नहीं, सर, ठीक है। जी सर, जी सर। मेरा प्रश्न रतन सर से यही था, जैसे आपने बताया आज के वेबिनार में कि जो पीआर है वो कहीं मार्केटिंग की तरफ जा रहा है और शिफ्ट कर रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता था, जैसे हम सभी जानते हैं कि आजकल न्यूज़पेपर और जो टेलीविजन है उसको लोग कहीं ना कहीं कम देख रहे हैं। जैसे हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा एक्टिव है। तो क्या ये सही नहीं है कि हम जो पीआर है उसको थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ लेकर आया जाए? क्योंकि लोग न्यूज़पेपर्स हम खुद जानते हैं, आजकल न्यूज़पेपर बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। इससे उस पर शिफ्ट उसकी तरफ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या मार्केटिंग की तरह पीआर को देखना थोड़ा ज्यादा मतलब अंतर्मय नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल प्रश्न आपका बिल्कुल उचित है। और इसलिए तो देखिए कि जितने पीआर को सबको शिफ्ट तो होना ही पड़ा है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए वहां के लोग की, जैसे देखिए मुझे नहीं ध्यान था कि अपने ऑडियंस में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसलिए तो मैं दो चीजें जो लगातार नोटिस कर रहा हूँ। अभी देखिए कि अपने सबसे ज्यादा जो बाहर से रिक्वायरमेंट आती है वो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में वो इसी के लिए आ रही है। तो आपको दो चीजें तो करनी ही पड़ेंगी कि एक तो पहले जर्नलिज्म में आप जा रहे हैं और कॉर्पोरेट की समझ नहीं भी है तो भी काम चलता था। एक तो आपको इस समय कॉर्पोरेट सेक्टर की समझ बहुत जरूरी होगी कि आप करें ही करें कि ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है, उसकी फंक्शनिंग, शेयर मार्केट की फंक्शनिंग, और एक कंपनी में कैसे बाकी सारे काम होते हैं, हायरार्की क्या होती है, इन सब की समझ के बिना पीआर में स्कोप लिमिटेड हो जाएगा। दूसरा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी भी है, तो यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं
जो बार बार मैं आपको कह रहा था एसईओ ऐसा बेसिक हो गया है, जैसे पहले हम ये कहते थे कि टाइपिंग करना आता है कि नहीं, तो टाइपिंग के बिना जर्नलिस्ट कैसे ही बनोगे। तो अभी वो ये कह रहे हैं कि एसईओ नहीं आ रहा है तो फिर आपको हम कैसे काम देंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और छोटे भाई वहां तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये सीखे बिना सच में ही आपके लिए स्कोप लिमिटेड हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सीखिए। बहुत सारी अब तो बड़े सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी आ गए जो इसके लिए अच्छे ट्यूटोरियल्स और वो सब आते हैं। तो आप देखिए कि उनको कैसे सीखा जा सकता है। ये टूल सीखे बिना एसईओ प्लानर टूल्स आते हैं, है ना, और एनालिटिकल टूल्स आते हैं, इन सब का यूज वहाँ पे जरूरी हो गया है। तो उनके बिना वहाँ पे नहीं होगा। और ऑफ कोर्स करिए, ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल वहाँ करना नहीं है। पीआर प्रैक्टिस आप ऑफलाइन में करते हैं तो भी करना तो आपको वही पड़ता है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि फैक्ट से छेड़छाड़ करो और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू वाला कंटेंट या प्रमोशनल कंटेंट को ही डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आप करते ही हैं, आपको करना ही पड़ता है। लेकिन वो उस मीडिया की समझदारी होती है, वो छांट देता है। आप कुछ भी लिख के भेजें, प्रेस रिलीज में छापेंगे वही जो जितना उनको लगता है कि फैक्चुअल है, और मेरे कहें कि रीडर्स को उनकी ईमानदारी को बाधित प्रभावित नहीं करता है। लेकिन यहाँ ये आप पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के बीच में इस क्रेडिबिलिटी को वहां इंश्योर करना चैलेंजिंग है। ये आप ही के हाथ में रहेगा। तो पीआर को प्रैक्टिस करें डिजिटल पे भी, क्योंकि वहां पे स्कोप ज्यादा है। और ऑफलाइन मिले तो ऑफकोर्स ऑफलाइन भी करें। और मुझे तो लगता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अभी सारे मीडिया पे चलेगा। एक अभी ऑडियो विजुअल रिलीज भी अभी जाती है, एवी रिलीज बोलते हैं, तो टीवी चैनल्स को रिलीज भी हम भेजते ही हैं, अखबार को भी भेजते ही हैं। तो सोशल मीडिया के लिए भी अलग से एसएमआर जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया रिलीज, तो उसमें कीवर्ड प्लानिंग करते हुए अलग से जारी कर देते हैं। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि एक ही पीआरओ तीनों तरह की रिलीज भी बनाएगा, करेगा काम वो। तो आपसे मल्टीटास्किंग मल्टी फंक्शनल होना एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो आप उसको तो ऑफकोर्स सीखें, उसको एक्सक्लूड करके बिल्कुल नहीं चलना है ना। जैसे और कोई सवाल? लास्ट क्वेश्चन और था जी। मेरा, एक क्वेश्चन और था कि जैसे मैं ना पीआर पॉलिटिकल पीआर की तरफ जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या सही तरीका रहेगा जिससे कि मैं एक अच्छे तरीके से उसमें एंटर कर सकूं और काम कर सकूं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बंधु। सबसे पहला काम तो ये करो कि पॉलिटिकल पीआर में जाने के लिए पॉलिटिक्स का नॉलेज सबसे अच्छा कर लो। देश का पूरा पॉलिटिकल सेटअप पता होना चाहिए, पार्टी सिस्टम पता होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम पता होना चाहिए। देश दुनिया की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो ही पॉलिटिकल पीआर में जा सकते हैं। बिना नॉलेज के देखो स्किल्स कितनी भी सीख लो, बिना नॉलेज के कहीं नहीं चलेंगे। तो उस सेक्टर का नॉलेज सबसे पहले बढ़ाओ। और उसके बाद में फिर जब आप पास आउट हो जाएं तो जुड़े ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन से जो जैसे एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, या जो आईपैक टाइप के ये लोग काम करते हैं, जो बेसिकली पॉलिटिकल पीआर का ही काम करते हैं ना, उन उसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को प्रिफर करना आप। क्योंकि मैंने जैसे कहा था ना भाई, पीआर तो सब जगह प्रैक्टिस हो रहा है, वो सोशल सेक्टर में भी हो रहा है, आप एनजीओ में भी जा सकते हो तो पीआर का काम मिल जाएगा। करना है, प्लेटफॉर्म्स अलग हो सकते हैं, पीआर तो पीआर ही है। आपको आप चले जाएंगे पॉलिटिकल पीआर में, जैसा कि आपका इंटरेस्ट है उसमें चले जाएंगे। कॉर्पोरेट साइड में बहुत सारी पीआर एजेंसीज तो ऐसी हैं जो बहुत स्पेशलाइज्ड पीआर सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। कि कुछ कहते हैं कि हम पर्सनल फाइनेंस में करते हैं, कुछ बैंकिंग में ही करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पीआर में ही देंगे। तो वहां पे बहुत एरियाज स्पेशलाइजेशन है। तो आप वहां पे अपने स्पेशलाइजेशन के एरिया में प्रैक्टिस करें, वो आपको स्कोप देंगे उसके लिए। तो आप खुद अपना तय कर लें। लेकिन जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको एक्सपेक्ट करेगा कि उसका एक पूरा कंप्लीट नॉलेज है कि नहीं। आप उनके लिए कैसे कंटेंट लिखेंगे और कैसे पीआर एक्टिविटीज को करेंगे जब तक कि नॉलेज नहीं होगा। तो अपना नॉलेज उस सेक्टर का जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसका सबसे अच्छा कर लीजिए, जैसे कि जर्नलिस्ट में करते हैं नॉलेज, कि मुझे मेडिकल बीट कवर करनी है तो मेडिकल का नॉलेज पूरा करना है, पॉलिटिकल बीट कवर करनी है तो मुझे पता होना ही चाहिए टोटल ऑफ कोर्स पूरा पार्टी सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम देश का, है ना। ओके, अपन थैंक यू ने सर, थैंक यू अभी सर। रतन जी एक सेमिनार किया था पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पे भी। और अभी मैं जब सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया हुआ था तो एक रिसर्चर मेरे कांटेक्ट में आए थे, वो असम ट्रिब्यून से जुड़े हुए भी हैं। उनका पीएचडी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ही है। तो उनसे बात हुई थी मेरी कुछ दिन पहले, तो मैं सोच रहा हूँ उनको फिर बुलाऊंगा एक बार। तो ये बड़ा इमर्जिंग एरिया और इंटरेस्टिंग एरिया है, तो इस पे भी बात ऑफ की जा कोर्स सकती है ना, तो इन बच्चों का और ज़्यादा क्लियरिटी और जो है ना इस बारे में होगी। चलिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और जिज्ञासाएं प्रकट की। और कोई मित्र? एक प्रश्न मेरा भी है। पहले परिचय दीजिए आपका। सर नमस्कार, मैं मयंक जैन मंगलायतन यूनिवर्सिटी से। नमस्कार। सर डिजिटल युग में
पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग का एक मर्जिंग हो रही है। ऐसे में क्या हम क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी को कुर्बान कर रहे हैं? तो क्या आज के लिए ब्रांड्स सच में अच्छा होना जरूरी है या फिर एक अच्छा दिखावा होना जरूरी है? देखिए, ब्रांड्स जो है ना, जो बेसिकली पीआर की भी रणनीति यही होती थी कि उनको लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन है। तो जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड उसको कह लीजिए, वो 2 दिन 2-4 महीने के लिए मार्केट में नहीं है, उसको यहाँ रहना है। तो वो जहां पे भी पीआर अपना करना चाहेगा या अपनी ब्रांडिंग करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, तो वो चाहेगा तो मैक्सिमम तो यही कि मेरी एक विश्वसनीय छवि बने, क्रेडिबल इमेज वहां बने। तो ऐसे तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, तो जैसे मार्केटिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल बेस्ड होती है, एडवर्टाइजिंग भी शॉर्ट टर्म गोल बेस्ड होती है, लेकिन जब इमेज बिल्डिंग की बात आएगी तो वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो उस इमेज को वो लोग चाहेंगे कि हमारी ऐसी बने, और वो उसमें जो भी कम्युनिकेशन वहां करेंगे, तो कुछ कम्युनिकेशन शॉर्ट टर्म गोल का हो सकता है, अदरवाइज तो वो वहां पे क्रेडिबल मैसेज ही देने की कोशिश करते हैं। पर तरह तरह के लोग हैं ना, अब हजारों लाखों ब्रांड्स के बीच में किसका कौन सा गोल है छोटा, मान लीजिए कोई चीटिंग ही करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, तो उसके लिए तो मुश्किल है उसको वेरीफाई करना। और इसलिए कहते हैं कि डिजिटल कंटेंट पे भरोसा नहीं कर। जैसे मार्केटिंग में आप देखिए, एक उदाहरण सबसे अच्छा है कि सेबी लगातार मैसेजेस सर्कुलेट करता है कि वहां पर आप जो भी मैसेजेस देखते हैं कि शेयर मार्केट में हमारे टिप्स के बेस पे इन्वेस्ट कर लीजिए, या ये ऐसा इन्वेस्ट कर लीजिए, इन पे आप ऐसे आंख मूंद कर भरोसा ना करें, उनको वेरीफाइड देखें कि कौन शेयर कर रहा है, कैसे शेयर कर रहा है। सेबी इन्फ्लुएंसर्स के लिए बार बार कह रहा है, आप रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे कि किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आके लोग पैसा गंवा बैठे। तो सेबी लगातार प्रयास कर रहा है कि हम ये एक फिल्ट्रेशन कर दें कि जो हम जिसको सर्टिफाई करेंगे वही व्यक्ति वहां पे कंटेंट दे सकता है सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, उसके अलावा सबके ब्लॉक कर दो। एक ऐसी प्लानिंग में भी सेबी चल रहा है। तो जो रेगुलेटर्स है वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन अपने लिए चैलेंज हो जाता है कि मैं 50 मैसेजेस में सही मैसेज को कैसे छांटू। अखबार में मेरी ये किल्लत नहीं है, अखबार तो मैं मानता हूं कि मैं एडिटर को जाके कह दूंगा कि आपने क्या छापा, ये तो गलत निकला और हमारा तो नुकसान हो गया। लेकिन वहां पे आसान नहीं है, वहां पे आसान नहीं है पकड़ना इतनी। और वो वेबसाइट तो अचानक गायब भी हो जाएगी, मान लीजिए हटा लेगा लिंक वहां पे से, सर्वर पे ही नहीं बचेगी मान लो, तो पकड़ना उसको भी आसान है। लेकिन साइबर फ्रॉड और ये तमाम चीजों के बीच में वो चैलेंज ज्यादा चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल पे वो सब लोग जो अपनी छवि बनाना चाहते हैं उसको एक नए प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई उसका धोखा देने के ही मकसद से वहां पे ब्रांडिंग कर रहा हो, तो उसको पहचानना तो मुश्किल काम है। ओके ओके। अच्छा शेखावत जी, ये पहले भी देखिए अखबारों में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ अखबार विज्ञापन छापते थे और नीचे लिखते थे कि इस विज्ञापन की विश्वसनीयता के बारे में हमारी कोई गारंटी नहीं है, पाठक अपने आप तय कर ले। मतलब इंटरनल ये है कि पैसा तो हम लेंगे, जांच आप करते रहिए, है ना? सर बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, जयपुर हाँ। में एक गोल्ड सुख करके कंपनी बनी और 2-3 हजार करोड़ का घोटाला करके फिर भाग गई थी, कुछ साल पहले वो घटना हुई। जी। तो यहाँ के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में उसके विज्ञापन थे फुल फुल पेज के। हाँ तो हाँ लोगों ने जब हंगामा किया तो अखबार के पास गए, आपने ऐसे कैसे छाप दिया, हमने तो आपके अखबार में विज्ञापन देख के ही ऐसा किया। हाँ तो हाँ। न्यूज़पेपर्स में मैं हिस्सा रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स कोशिश तो करते हैं उसको वेरीफाई करने की, ये कौन व्यक्ति है और क्या विज्ञापन दे रहा है, लेकिन फिर भी वो ये जैसे जितने भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, वेबसाइट्स देखेंगे, तो वो किसी स्टॉक स्पेसिफिक की रिकमेंडेशन भी देते हैं अगर, तो वो नीचे लिखते हैं कि ये हम फैक्ट्स उसके आधार पे दे रहे हैं, तो आप हमारे कहे पे भरोसा मत करना कि आप शेयर खरीद लो हमारे आर्टिकल के बेस पे। तो वो तो सेफ होके चलते हैं। तो ये बिल्कुल। चैलेंज अब आप पे छोड़ दिया, तो अब आपका उस आर्टिकल को पढ़ना ना पढ़ना बेकार हो गया, कि अगर उस आर्टिकल पे मुझे भरोसा ही नहीं करना है तो मैं फिर पढ़ के उसके बेस पे एक्शन कैसे लूं। बिल्कुल। तो चलिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। So on behalf of BBICAM, I would like to give vote of thanks, and I would like to extend my heartfelt gratitude to all the participants who have joined this and showed their interest and through this interactive session with Sir. And great thanks and special thanks to all the esteemed speaker, that is Dr. Ratan Singh Shekhawat Sir, Head of the Department of Media Studies at HJU Jaipur.
sir has given his insightful presentation, shed light on evolving landscape of public relation in this digital age. सर ने ये बताया कि किस तरीके से डिजिटल एज पीआर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सर ने ये बताया कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और पीआर प्रैक्टिसेस किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. सर ने टूल्स ऑफ पीआर का भी जिक्र किया. सर ने ये भी बताया कि जो इम्पोर्टेंट पीज हैं पीआर की वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सर ने एग्जाम्पल के साथ ये एक्सप्लेन किया कि एसईओ भी पीआर बिल्डिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और पीआर इमेज बिल्डिंग में और रेपुटेशन बिल्डिंग में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मार्केट में. ठीक है. सर ने ये भी बताया कि पीआर जिस तरीके से एक रेपुटेशन बिल्ड कर सकता है, अगर पीआर ने छोटी सी गलती की तो पूरी रेपुटेशन जो उसने बिल्ड किया है उसमें भी मतलब उसकी धज्जियां भी उड़ सकती हैं, वो पूरी सारी मेहनत पे पानी भी फिर सकता है. सो सर ने जिस तरीके से अपनी एक्सपर्टाइज और नॉलेज को शेयर किया, एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पीआर को रिलेटेड पीआर से रिलेटेड. सो आई गेस कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ गैदर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा पीआर को समझा है, उनके टूल्स को समझा है, और जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेक्ट से एक डाउट था माइंड में वो भी बच्चों ने अपना क्लियर किया है. सर ने ये बताया कि पीआर किस तरीके से सिर्फ इमेज बिल्डिंग का ही नहीं, जरूरत आने पर अवेयरनेस और नॉलेज सर्कुलेशन का भी काम करता है. So I would like to say thanks to the organizing team, including the technical department, Jayan sir, Pushpinder sir, and special thanks to all the participants, and most special thanks to Banawat sir and Professor Aman Huda sir, because ये strongest pillar हैं और इन दोनों की वजह से आज हम सबको सुन पा रहे हैं, सारे expert speaker को सुन पा रहे हैं, अपनी नॉलेज को और एड ऑन कर पा रहे हैं और नए नए टॉपिक के बारे में चीजें समझ पा रहे हैं और एक क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर पा रहे हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन कनेक्टेड विद अस एंड स्टे कनेक्टेड फॉर आवर नेक्स्ट वेबिनार व्हिच इज ऑन 6th. चलिए सर, मेरी ओर से भी धन्यवाद. भाई रतन जी, आपको बहुत बहुत, आपने समय दिया और अपनी प्राथमिकताओं में हमारे इस आयोजन को रखा. और जैसा मैंने पहले भी कहा, 6 फरवरी शाम 6 बजे फिर मिलेंगे. इस बीच में मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की ये पीड़ा है कि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कोई जी कह रहे हैं सर. लिंक काम नहीं कर रहा है. तो आप परेशान सर नहीं हो. एक्चुअली हाँ, मैं अभी चेक कर रही हूँ, बाकी 5-10 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगी इनको क्या प्रॉब्लम है. हाँ, तो वो कोई प्रॉब्लम आएगी तो अभी प्रियंका जी हैं, जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे तब तक ये विंडो बंद नहीं होगी, तो आप निश्चिंत जी रहें. और सारे पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट हाथों हाथ जनरेट हो जाएंगे. जी. अरे कभी कभी तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं, तो और थोड़ा सर सा आज हमारे मैं साथ. देख पा रही हूँ कि गूगल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर रहा है. ये हमारे टेक्निकल का इशू नहीं है, गूगल का इशू है. बट अगर वो हो लिंक, सकता है. हाँ मतलब मैं अभी खुद भी इस चीज को रिजॉल्व कर रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ. हो सकता है अगर अभी नहीं होगा तो विद इन आज जैसे एक बारी और भी दिक्कत आई थी तो आई विल रिजॉल्व इट. बस मैं हाँ देखती हूँ हाँ, क्या. हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना. जी सर. चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय थैंक भारत. यू. थैंक थैंक यू यू. प्रियंका जी. थैंक यू थैंक सभी यू सो मच लिसनर्स. सर. थैंक यू सो मच. सी यू सून. थैंक यू मोस्ट वेलकम सर. टू कैंप. जी, थैंक यू, थैंक यू. प्रियंका जी, अभी मंच आपके पास है, आप जी सर बिल्कुल. इसको देखिएगा, है ना. जी. Okay, participants, I guess all of you, if not, then there are many participants who have already filled the details and tried to generate their certificate. I have checked with my technical department as well. Today, the Google is having some technical issue. So, for now, they are not generating any certificate. But do one thing, ensure that आपने जो details हैं वो fill कर ली हैं properly और अपना email ID correctly डाल दिया है. ये चीजें ensure कर लो. Hopefully, if not possible in 5 to 10 minutes, then you will get your certificate today once the Google will able to resolve its problem. Okay. सो ऐसा पहले भी एक बारी हो चुका है कि इनिशियली आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, बाय द टाइम आपको सर्टिफिकेट जनरेट होकर मिल गया है. तो दैट इज आवर प्रॉमिस फ्रॉम आवर एंड कि कोई भी इशू नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर किसी को कोई इशू होता है तो मैं आपके साथ अपना एक ईमेल आईडी, इवेंट ईमेल आईडी शेयर कर रही हूँ, आप उस पर अपना मेल डालना. बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आज का वेट करना, आज होपफुली आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ओके. तो आप लोग सारे अपनी डिटेल्स फिल करो, गूगल फॉर्म करो. मैम डिटेल्स डोंट डिटेल्स डिटेल्स कहाँ पे शेयर करनी है? सर डिटेल्स अभी ये मैंने लिंक शेयर किया है, उस पर आप अपनी एक्सेल शीट, वो लिंक है उसमें आप डिटेल्स शेयर करके गूगल फॉर्म सबमिट करो. मैं एक बार फिर से वो लिंक शेयर कर देती हूँ हमारे चैट बॉक्स में.
I have shared the link once again. Link blank head should be blue. Let me check for this as well. Sir, now it's fine. Manoj sir. ठीक है, मैंने फिर से लिंक शेयर किया है, तो जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी डिटेल्स फिल कर दी है, ओके, थैंक यू एवरीवन। आप सारे अपनी डिटेल्स फिल करो और करेक्टली ईमेल आईडी डालो। अगर अभी आपके पास सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हो रहा तो विद इन अ डे आपको रिसीव हो जाएगा। ओके प्रणव बच्चा, अभी इशू ये आ रहा है कि गूगल में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर रहा, तो डोंट वरी, आपने अपनी डिटेल्स फिल कर दी है। इंश्योर करना कि डिटेल्स सही से फिल करो और ईमेल आईडी करेक्टली डालो। होपफुली यू विल रिसीव योर सर्टिफिकेट विद इन 1 आवर और बाय टुडे। अदरवाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं एक इवेंट की ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसमें अपनी डिटेल शेयर करना और ये स्क्रीनशॉट शेयर करना दैट यू हैव अटेंडेड दिस वेबिनार। ओके, आई एम शेयरिंग यू दैट ईमेल आईडी एज वेल। मैम ऑर्गेनाइजेशन में नेम में क्या लिखना है? सर, अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हो या कहीं से भी एफिलेटेड हो, आइदर अगर टीचर हो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी कॉर्पोरेट में हो तो ओके उसका मैम। नाम, किसी से भी जैसे आप एफिलेटेड हो। ठीक है, मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिटेल्स फिल कर दी है। आज चेष्टा, कोमल, मयंक जी, जसविन कुमार कौर, युगेंद्र जी, आई एम इन मीटिंग राइट नाउ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ओके हाँ हाँ हाँ, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैं अभी मीटिंग में हूँ, वेबिनार में हूँ। नहीं 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 नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो बेसिकली आई कैन सी दैट सनन ने अपना सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए डिटेल्स फिल कर ली है। नुपुर, हनी, डॉक्टर गिरधर लाल, डॉक्टर संजय कुमार सरदाना, वानी, आप सब लोगों ने अपनी डिटेल्स फिल कर दी हैं। लेट मी चेक, सबने सबमिट भी किया है ना? ठीक है, those participants who have filled their details properly can leave the meeting now. One more time, let me share the email ID if you are facing any kind of issue. अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप इस ईमेल आईडी पे जो मैं अभी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ अपनी डिटेल्स शेयर कर देना। ओके, सो बेसिकली इफ यू आर स्टिल फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू एंड बाय today's night you won't be able to generate your certificate, you can drop the message on the mentioned email ID along with the issue you have faced along with your basic details. Okay, okay, Honey, Nupur, Dr. Sanjay sir, Sanya, Gurveen, Yashika, Vibhuti, Rakesh, Gauri, Mr. Choil, Ira, Toshani, Keshu Gandhi, Sanjeev Kumar Rastogi, Jasween Kaur, Palk Agarwal, Punya, Manoj Kumar sir, Ronak Sharma, Tanvi, Sambhav, Peksha, Sanya, Manmeet, Cheshtha, Pranav, Shrishti Rathor, Anshit, कौशल कुमार, डॉक्टर गिरधर, माधव, मयंक कुमार, मिष्टी, हार्दिक, कोमल, ईरा, हनी मित्तल, रेणु, भूवी, याशिका, वीरेंद्र, कौशल, सनन, रिद्धि, दिव्यांजलि, जया, आद्या, संजीव कुमार स्तोगी, ईशी, शिवम, राकेश, तान्या, लिवलीन, धृति, रिद्धि, इशिता, सौभाग्य, डॉक्टर संजय सर, अर्पित, माधव, मुंजाल, कोमल, तान्या, याशिका, ईशाना, पूजा, स्नेहा, मयंक, कौशल, लिवलीन, कोमल, अर्पित, प्रणव, तन्वी, वानी, सूरज देव सर, निकिता, मुस्कान, नूपुर, चेष्टा, उर्मी, स्नेहा,
आप सब लोगों ने अपने सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए हैं. होपफुली यू विल गेट योर डिटेल्स. कोई ऐसा भी है जिसने अभी तक अपने सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए हैं? डॉक्टर जीजीएस, अशोक कुमार, तान्या, पूर्णिमा, इशिता, डॉक्टर दयानंद, संभव, बानी, लिवलीन. If anybody is still here who have not filled their details, can drop the message, because certificate आपको अभी instant पे नहीं मिल पाएगा, because we have some technical glitch issue from the Google end. You will receive the certificate by today. If not, then you can have our email ID. आप उस पर अपनी details भेज देना, हम चेक कर लेंगे बैकएंड से. बट आज का मेरे को टाइम दे दो by today's night. ठीक है? So if anybody is still not able to fill the Google form, do let me know. Otherwise, I will close the meeting room in next 2 to 3 minutes. Okay? Don't worry, आप सब लोगों से ये हमारा हमेशा की तरह एक connect है, that we won't be going to steal your certificate. You will definitely get back it on your mentioned email ID. Okay? So hopefully आप सब लोगों ने details fill कर दी हैं. So thank you so much. I'll be connecting with you in next 1 to 2 minutes. अगर किसी को भी कोई भी issue है और आपने details नहीं fill की हैं तो kindly do that. कब तक आएगा मैम? सर्टिफिकेट सर आज रात तक होपफुली मिल जाएगा. ये भी हो सकता है 1 घंटे के बाद ही मिल जाए, जैसे ही वो टेक्निकल इशू रिजॉल्व होता है. तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मैंने एक इवेंट की ईमेल आईडी ड्रॉप की है, उसमें आप अपने ये वाला स्क्रीनशॉट अटैच करके अपनी डिटेल्स भेज देना. वी विल बी गिविंग यू. ओके? मैं फिर से ये ईमेल आईडी शेयर कर रही हूँ. किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है और उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो दे कैन ड्रॉप देयर डिटेल्स and their basic information on this email ID. Okay, anybody else is still left by filling up the details? अपर्णा, मान्या, अशोक कुमार जी, दयानंद जी ने फिल कर लिया है, पल ने कर लिया, इशिता ने कर लिया, सौभाग्य ने कर लिया, हनी ने कर लिया, प्रणव ने भी कर लिया, वंश ने भी कर लिया है, संजय सर ने भी कर लिया है. So I hope all of you have done. Now I am just logging off. See you in the next webinar, which is on 6th. Okay, so fine. Now I am logging off. I have dropped you the details if you are facing any kind of issue, and also shared the certificate link. So by now I am logging off. Thank you so much. Take care. See you in the next webinar. Stay healthy, stay updated.